धन्यवाद झा जी। साथियों, झा जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य है। वाजपेयी जी के समय, नीतीश कुमार जी के समय एक जो समन्वय समिति बनी थी, जो कन्वेनर थे वो झा जी थे। और जब एक साथ सभी संगठन एक साथ थे, पांचों फेडरेशन, तो काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ, काफ़ी चीज़ों को अचीवमेंट मिला। और आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जब वो कन्वेनर थे पांचों फेडरेशन के, उसी समय ये जो रेलवे एक्ट का आपको पावर मिला है, ये भी पावर आपको उसी समय मिला जब झा जी कन्वेनर थे पांचों फेडरेशन के। बड़ी मजबूत स्थिति आपकी हो गई थी आरपीएफ एसोसिएशन की। तो साथियों, झा जी ने और दूसरे यूनियन के, फेडरेशन के जितने पदाधिकारी आए, उन्होंने जिस तरह से कहा कि एकता जरूरी है फेडरेशन में, यूनियन में, तो बिल्कुल सही है। जब एकता फेडरेशन और यूनियन में रहेगी, रेल कर्मचारी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, क्योंकि समस्याएं करीब करीब हमारी और रेल कर्मचारियों की एक ही समान है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उस समय हम बहुत सारी चीज़ें को अचीव कर सकते हैं। साथियों, हमारे आरपीएफ एसोसिएशन ने काफ़ी दिनों से, करीब करीब मुझे लगता है 8-10 लेटर हमारे महामंत्री ने 2013 के बाद लिखा है रिस्ट्रक्चरिंग का। रेलवे के दिगर डिपार्टमेंट में रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, आरपीएफ में अभी तक रिस्ट्रक्चरिंग हुई नहीं है। आरपीएफ के अधिकारी, बाबा का लेटर जब गया, उस समय कृष्णा चौधरी जब डीजी महोदय थे, वो अपने नीचे टेबल के नीचे रखकर, अपने चेयर के नीचे रखकर बैठे हुए थे, उसको गरमा रहे थे। किसी ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद और कुछ बातें हुई, मंत्री से बात हुई, मंत्री को भी इसके बारे में बार बार बोला गया झा जी द्वारा कि रिस्ट्रक्चरिंग दूसरे डिपार्टमेंट की हो चुकी है, आपको इसका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ रैंक बढ़ाना है, काम तो वही करेगा, हमारा व्यक्ति, हमारा स्टाफ वही काम करेगा, आप रिस्ट्रक्चरिंग दे दीजिए। वो रिस्ट्रक्चरिंग आज तक नहीं हो पाई। साथियों, बार बार कहने के बावजूद भी क्या चाहती है ये प्रशासन या ये सरकार? क्या चाहती है कि हम लोग भी ट्रेड यूनियन के समान रास्ते पर उतर जाए, डिसिप्लिन में काम करे, झंडा उठाकर चले, धरना दे, भूख हड़ताल करे? अरे हम बार बार कह रहे हैं, और यह है जब हमने हमको रिकॉग्नाइज किया है, जब हमारे लिए फैसिलिटीज बनाई है, जब हमको पीएम की फैसिलिटीज दी है, हमारी बात सुनना आपको है, ये आपके पास लेटर है, आप उसको बार बार वायलेट कर रहे हैं। आप हमारे महामंत्री का जो लेटर है, वो जो बार बार लिख रहे हैं कि आप रिस्ट्रक्चरिंग जल्दी करिए, 2013 में दूसरे रेल कर्मचारियों की हो चुकी है, आरपीएफ की नहीं हुई है, तो क्या परेशानी है इनको? जबकि इसका कोई फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है साथियों। इसका सिर्फ आपको रैंक देने वाली बात है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा नुकसान हमको आज होने जा रहा है साथियों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो है ये 7th पे कमीशन अगर लागू हो गया, तो आपको जो दूसरे रेल कर्मचारियों को जो फायदा होगा, जिनका रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है, वो फायदा आपको नहीं मिल पाएगा साथियों। ये बहुत गलत चीज ये प्रशासन करने जा रहा है। और फिर कहते हैं आरपीएफ एसोसिएशन में के बारे में एक गलत भ्रम चीजें फैलाते हैं लोगों में प्रशासन के अधिकारी, ये डीजी, कि नहीं ये तो इनडिसिप्लिन है। जब हमारी मीटिंग में ऑल इंडिया की पिछले साल जो हुई थी एजीएम, जिसमें राजनाथ जी आए थे, रेल मंत्री आए थे, और उसमें हमने उस समय के तत्कालीन हमारे डीजी महोदय को बुलाया नहीं था, बाबा ने उनको इनविटेशन ही नहीं दिया था, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, ये एक इलेक्टेड एसोसिएशन है, ये सिलेक्टेड एसोसिएशन नहीं है। यहाँ बाकायदा यहाँ पर एजीएम जिस तरह की हर एक डिवीजन लेवल पर, जोन लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर होती है, वहां पर आपके पदाधिकारी चुने जाते हैं। ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इनके साथ आप वार्ता नहीं करेंगे तो किनके साथ वार्ता करेंगे? आप उस तरह की वार्ता करेंगे जिस तरह की आप
सुरक्षा सम्मेलन करवाते हैं, जहाँ चुन चुनकर हर एक पोस्ट से 5 जो चमचे लोग हैं उनको भेजा जाता है, जो वहां पर कुछ आवाज नहीं उठा पाते। और कहते हैं अधिकारी, हमने वहां सुरक्षा सम्मेलन लिया, आपके लोगों ने कुछ उसमें बातचीत नहीं करी। अरे कैसी बातचीत करेंगे? हमारे आपके नीचे के जो अधिकारी है, डीजी पहले से बोल देते हैं, नीचे के अधिकारी डरे हुए रहते हैं। वो कहते हैं कोई वहां पर आवाज नहीं करेगा, कोई अपनी समस्याओं को डीजी साहब के सामने नहीं रखेगा, वो जो पूछेंगे हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। इस तरह से आपकी सुरक्षा सम्मेलन होती है, ये सबको मालूम है। तो सुरक्षा सम्मेलन में कैसी बातें होगी? जब हम ये डीजी महोदय आए थे, इनके पास जब हम मिलने गए थे, तो इन डीजी महोदय ने भी ये कहा, मैं बंबई पहली विजिट में गया था, वहां सुरक्षा सम्मेलन लिया, वहां लोगों ने कुछ समस्याएं नहीं उठाई। तो मैं उसी समय मैंने कहा सर कैसे उठाएंगे? आपके जो सीनियर डीएससी साहब हैं वहां पर बंबई के, उन्होंने कह दिया था कोई भी व्यक्ति कोई समस्या नहीं उठाएगा डीजी के सामने, नहीं तो मैं उसको देखता हूं वो नौकरी कैसी कर पाता है। तो आप बताइए। तब बाबा ने कहा आपने उसी डीएससी महोदय को उसी समय पटक क्यों नहीं दिया? आपने उसके जवाब तलब क्यों नहीं किया? बाबा ने कहा उस डीजी महोदय से, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। डीजी महोदय ने कहा आपके लिए, ये डीजी महोदय से जब हम मिलने गए थे, कहा आपके लिए दरवाजे खुले हुए। अरे दरवाजे हमारे लिए खुले हुए, पर आप इनविटेशन कार्ड किसको दे रहे हैं? रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफिसर्स को, रिटायर्ड एम्प्लॉय को दे रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स को दे रहे हैं, जिनका कोई है नहीं, स्टैंड ही नहीं है। कहां से वो आपके सामने बात कर सकेंगे? अरे आपके पास एक रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाते आप? हम बार बार कहना चाहते हैं डीजी महोदय से, क्या आपको डर है कि आप हम लोगों को बुलाकर बातचीत नहीं करते? भाई बातचीत तो करने के लिए बुला रहे हैं आप, और किस चीज के लिए बुला रहे हैं? क्या आप हमको सब कुछ दे देना चाहते हैं? अरे पहले बातचीत करिए, समझिए कि असली समस्या क्या है स्टाफ की। असली समस्या कौन समझा सकता है साथियों? असली समस्या ये आपकी एसोसिएशन समझा सकती है, और कोई नहीं समझा सकता है। ये आप लोग समझ लीजिए। ये प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि असली समस्या जो है वो कौन समझा सकता है। वो समझा सकती है इलेक्टेड आरपीएफ एसोसिएशन के पदाधिकारी, उसको तो बुला नहीं रहे हैं। पीएनएम के लिए पूरी तरह से रेलवे बोर्ड से ऑर्डर निकल चुके हैं, और रेलवे बोर्ड के लेवल पर 2006 के बाद कोई पीएनएम नहीं हुआ है। दूसरी जगह पर कुछ जोनों में पीएनएम हो रही है, कुछ डिवीजन में पीएनएम हो रही है, पर पूरा की पूरा काम वैसा ही ठप पड़ा हुआ है। क्यों? फिर आपने फैसिलिटीज दिया हुआ है ना सरकार ने। आप कहते हैं कुछ भी लेकर आता है और उसका पालन नहीं होता है, आप एक वायलेशन ऑफ रूल, वायलेशन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑर्डर, आप एक चार्जशीट दे रहे हैं स्टाफ को, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर को दे देते हैं। तो ये चार्जशीट आप लोग को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब आप पीएनएम हमारी नहीं करवा रहे, रेलवे बोर्ड के ऑर्डर्स है, उसके बावजूद भी आप नहीं करवा रहे हैं। बहुत जरूरी है साथियों कि ये हमसे वार्ता करें। वार्ता से बहुत सारी चीजें, समस्याओं का समाधान हो जाता है। वार्ता ये कर नहीं रहे हैं। वार्ता नहीं करने से हमारे जो समस्या है, जो हमारी जायज समस्या है, जो हमारे हक की समस्या है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है साथियों। बाबा ने ठीक कहा कि देवरा कमेटी जब आई, उसकी रिपोर्ट जब हुई, देवरा कमेटी ने हमारे अधिकारियों से बात कर ली, पर उसने आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपकी रिप्रेजेंट करने वाली एक्चुअल एसोसिएशन को बुलाया ही नहीं था। जब वो बुलाएंगे नहीं तो किस तरह से पता चलेगा कि एक्चुअल स्टाफ की क्या समस्याएं हैं? आज हमारे यहाँ पर अधिकारी के लिए अलग रूल, एएससी और उसके ऊपर आईजी और डीजी तक रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के मुताबिक काम होगा, और नीचे कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के लिए एक ड्रैकोनियन काला कानून 153 उसके मुताबिक काम होगा। ये इस तरह का फोर्स है। ये क्यों नहीं एक फोर्स में, जब आप कांस्टेबल से लेकर आईजी और डीजी तक
एक है, इस फोर्स के मेंबर है, मेंबर ऑफ द फोर्स बोला जाता है, इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स बोला जाता है, तो उसमें रूल कानून सबकी एक समान होना चाहिए। भाई हम भी इस देश के नागरिक है, जब हम इस देश के नागरिक है तो हमारा भी वही अधिकार है जितना दूसरे अधिकारी का अधिकार है। आप एक ड्रैकोनियन 153 लाकर खड़ा कर दिया जिसमें एक फ्रेंड रखने का सिर्फ अधिकार है आपको, वो भी फ्रेंड कुछ पूछ नहीं सकता है, सिर्फ वहां पर प्रेजेंट रहेगा, वो आपके बारे में आपके डीआर में कुछ पूछेगा नहीं। और इंस्पेक्टर के लिए तो और भी बुरी हालत है, इंस्पेक्टर अपने समकक्ष अपने साथी इंस्पेक्टर को रख नहीं सकता है, उसको एक सब इंस्पेक्टर को अपना फ्रेंड रखना पड़ेगा। इस तरह की नीति, इस तरह का ये काला कानून 153, और फिर आप एएफसी और उसके ऊपर वो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, हम बार बार कहते हैं, हर बार बाबा ने ये डिमांड किया है कि 153 को आप खत्म करिए, हमें भी कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक वही मिलना चाहिए जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल एएफसी और आईजी और डीजी तक है। साथियों, उसी तरह से आरपीएसएफ में जाने का मसला है। आप लोग देख रहे हैं, ये डीजी महोदय जब आए, इन्होंने पहले ही आपके साथ कुछ रेलवे के और जो आरपीएफ के बड़े अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर कर दिया। नीचे के कुछ अधिकारी बड़े खुश हो गए थे, कुछ एएससी वेएससी का मुझे मेरे पास फोन भी आया, अरे ये डीजी महोदय तो बड़े अच्छे आए हैं, ये ट्रांसफर कर रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों का। मैंने कहा देखते जाइए ये क्या क्या करते हैं आगे। अब आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने जिस तरह से आरपीएसएफ ने यहाँ से जाने वाली एक प्रपोजल बनाकर दे दिया था, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एसोसिएशन का ही नतीजा है, एसोसिएशन की लड़ाई का नतीजा है कि आज पहले उन्होंने एक लेटर ऑर्डर निकाला था कि जो भी जूनियर मोस्ट है सब के सब वहां पर आरपीएसएफ में जाएंगे, जहां पर 100 हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आज मौजूद है। पर आपकी एसोसिएशन ने हर जगह बड़ी मीटिंगें लेकर इसका प्रतिरोध किया, इसका विरोध किया। हमारे भी बॉम्बे डिवीजन सेंट्रल रेलवे में एक बड़ी मीटिंग हुई थी और उसका ये एक मैसेज गया डीजी साहब के पास। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है हम एक 3 महीने के लिए भेजेंगे, 15-15 हर एक जोन से जाएंगे। तो यह आपके एसोसिएशन की, संगठित एसोसिएशन का एक बल का नतीजा था साथियों कि उनको झुकना पड़ा था उस समय। और दूसरे भी अधिकारी, कुछ एएसआई, कुछ सब इंस्पेक्टर, कुछ इंस्पेक्टर उसमें थे कि हवलदार जा रहे हैं हमारा कुछ नहीं होगा, उनको लड़ने दीजिए। नहीं साथियों, संगठित सबको होना पड़ेगा। आज वो हवलदार को भेज रहे हैं, कल एएसआई को भेजेंगे, परसों सब इंस्पेक्टर को भेजेंगे। आज इंस्पेक्टर की आरपीएसएफ वालों से पूछ लीजिए आज इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी वहां है, इंस्पेक्टर्स को वहां पर भेज दिए। जबकि इनका जो रूल है आरपीएफ रूल 1987, रूल 87, ये आपको प्रोवाइड ही नहीं करता कि यहाँ से आप बाहर में आरपीएसएफ में अपने स्टाफ को ट्रांसफर करें। ये कहीं नहीं करता नहीं है, फिर कैसे कर रहे हैं आप? बाबा ने 16 पॉइंट का एक डीजी के अगेंस्ट में एक चार्जशीट बनाई है, बिल्कुल सही किया है साथियों। वो इसलिए किया है कि आप समय समय पर, आप जगह जगह पर रेलवे के रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। क्यों? वो आपको अपने पावर दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। इसके पहले भी जितने डीजी आए, इसके पहले थे रंजीत सिन्हा, उन्होंने अपना एक सूत्री कार्यक्रम चलाया था करप्शन वाला। दूसरे आए, उनके बाद कृष्णा चौधरी जी, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दिया। अब ये आए हुए हैं, इन्होंने ट्रांसफर शुरू कर दिया और कुछ नहीं है साथियों। वेलफेयर की कौन बात करता है? लोग कहते हैं कि यहाँ आकर आप लोग उच्च बड़े अधिकारियों के बारे में गलत बोलते हैं। अरे हम गलत नहीं बोलते हैं, उनकी जो कमियां हैं, उन्होंने जो गलत किया है उसको गिनाते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उनका ये काम है वेलफेयर देखना। ये वो बड़े अधिकारी है, उनका काम है कि देखे नीचे वाले जितने स्टाफ है उनकी जायज और उनकी जो हक वाली मांगे है उसको किसी भी हालत में पूरा दे दे। पर वो जब देते नहीं है तब इस मन से बोलना पड़ता है। नहीं तो क्या हम कोई पागल है कि यहाँ डीजी महोदय के बारे में गलत बोलेंगे? क्या जरूरत पड़ी है हमें? जब वो गलत कर रहे हैं तो बोलना पड़ेगा साथियों हमको। तो साथियों, आप लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए हैं और यहाँ आकर बहुत सारी परेशानियां भी कुछ हुई होगी, कुछ कोचेस लेकर आए हैं
और कुछ जगह पर चार्जिंग की भी परेशानी है। बम्बई एक महानगरी है, यहाँ रहने के लिए भी बड़ी परेशानियां हैं। तो थोड़ा सा आप लोग हम लोगों के साथ इस चीज़ को बियर करेंगे। हम जानते हैं आप लोग लड़ाकू साथी है और आप लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे कि ऐसी सब छोटी छोटी समस्याओं पर आप लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो। आप हमको बताइए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम और हमारी वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे की टीम जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपका जितने दिन का यहाँ 3 दिन का स्टे है वो सुखमय हो, वो बड़ा अच्छा हो। उस तरह से हम कोशिश तो पूरी तरह से कर रहे हैं। छोटी मोटी कमियां ऐसे बड़े महाधिवेशन में होती रहती है, उसको आप लोग नज़रअंदाज करिए, ये मेरा मानना है। कुछ लोग के रहने के लिए भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं, वो समस्याओं का भी समाधान होगा। फिर मैं आपसे एक बार कहता हूँ साथियों, हम आरपीएफ के साथियों को 2 चीज़ करने की जरूरत है। वो एक है कि आप अपना संगठित होइए, संगठित होकर 100% आपकी मेंबरशिप बनाइए, क्योंकि आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आप एक डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर है। डिसिप्लिन फोर्स वालों को कोई धरना, कोई भूख हड़ताल, कोई हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका एक ही मैसेज, 2 मैसेज जो आईबी को जाता है वो ये है कि इनकी मेंबरशिप कितनी है। आपकी जब 100% मेंबरशिप रहेगी तो उनको पता चलेगा कि यूएस शाह बाबा वो कितने मजबूत है, उनका वो कितने अच्छे हैं, वो उनको पता चलेगा। उस तरह का एक मैसेज आईबी में जाएगा कि हाँ, ये एसोसिएशन पूरे के पूरे आरपीएफ के एक एसोसिएशन है और यहाँ 100% इसकी मेंबरशिप है। दूसरी चीज है, आपकी एसोसिएशन की जहाँ कहीं पर भी मीटिंग होती है वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी तादाद में आप लोग सम्मिलित होइए। वहाँ पर आपको ज्ञान भी मिलेगा, अच्छी बातें भी मिलेंगी और आपकी खुद की समस्याओं को रखने का मौका भी मिलेगा। ऐसी मीटिंगों में आप जाइए, आप शिरकत करिए। जब ऐसी मीटिंगों में आप जाकर शिरकत करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो साथियों, एक बात ख्याल में रखिए, पूरी मेंबरशिप बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, चाहे वो डिवीजन लेवल की मीटिंग हो, जोन लेवल की मीटिंग हो, ऑल इंडिया की मीटिंग हो, उसको पूरी तरह से सक्सेस बनाइए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे बीच रिटायर्ड आरपीएफ एसोसिएशन के श्री एसके शुक्ला और श्री मिश्रा जी मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत करवाना चाहूँगा। मैं एसके मिश्रा साहब से विनम्र निवेदन करूँगा कि वो आए मंच पर। आप लोग बैठिए, अभी खाना नहीं हुआ है, बैठिए, सब बैठ जाइए। वहाँ जाइए मत, वहाँ फिर गड़बड़ी हो जाती है। पीछे जाने की जरूरत नहीं है किसी को। अध्यक्ष, आपके डिविजनल सेक्रेटरी, डिविजनल प्रेसिडेंट, इनके से भी हम भाषण करवाने की कोशिश करेंगे। उनके भी विचार यहाँ पर रखे जाएंगे। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इस सभा में रहे, इस सभा में उपस्थित रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम सब लोगों को होगा। हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती है, जोन की, डिवीज़न की, और जब वो आते हैं वक्ता, यहाँ उनकी हम बातें सुनते हैं तो हमारा भी दिमाग, हमको भी लगता है हाँ, ये इनकी जो समस्या है ये बिल्कुल सही समस्या है और इनको उठाना बहुत ज़रूरी है। इसी में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे ऑल इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री चौधरी धर्मवीर जी को, वो आए और आपको चौधरी धर्मवीर जी तो है नहीं यहाँ, मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विष्णु साहब को, हमारे ऑल इंडिया के ट्रेजरर और नॉर्दर्न रेलवे के महामंत्री को, श्री विष्णु जी।